मतलब नेपाल से जो लोग जूनियर इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं, इन लोगों को कोचिंग कराने के लिए हम लोग को बुलाया गया था नेपाल में। हम लोग का इधर एक शाही का एकेडमी, अभी शाही हो गया है वो एकेडमी। तो इस एकेडमी में हम लोग एज ए गवर्नमेंट कोच इधर एम्प्लॉयड थे। उसके बाद मैंने जालंधर में एज ए हेड कोच ज्वाइन किया था, ओलंपियन दीपंकर भट्टाचार्य जी के अंडर में। जो बैडमिंटन इज ए लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस गेम। इट्स ऑलमोस्ट टेक एज ए बिगिनर टू नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, इट विल टेक ऑलमोस्ट 8 to 10 years। नेशनल अंडर 19 तक भी चले जाओ, बहुत बच्चे को देखोगे जिसका ग्रिप सही नहीं है आज के दिन में। तो इंडिया से बहुत पोटेंशियल है बहुत आगे जाने के लिए। इंडोर कोर्ट नाउ फॉर बैडमिंटन इज नेसेसरी। ऑलमोस्ट 65% अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को ऊपर बेयर करते हैं। अगले 4 से 5 साल में उड़ीसा बैडमिंटन में सबसे ऊपर आ जाएगा। डाइट प्रॉपर नहीं है तो लिगामेंट इंजरी सबसे पहले आएगा। सप्लीमेंट चल रहा है इंडियन मार्केट में, लेकिन सप्लीमेंट एज पर एफडीए गाइडलाइंस के वाइज सप्लीमेंट सब नहीं है। अभी रिसेंटली जो कनाडा एथलेटिक्स एसोसिएशन है वो लोग बोल रहे हैं जो रेस्ट पहले उसके बाद प्रैक्टिस। अगर आप इंटरनेशनल में आप वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 20 में जाते हैं तब आपको पढ़ाई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है इनका काम है, जो नेक्स्ट 5 मिनट में जो होने जा रहा है वो 5 मिनट पहले हम एआई का मदद से प्लेयर को दे दे जो अगले 5 मिनट में क्या होने जा रहा है। को मैसेज देना चाहूंगा जो मोबाइल फोन से निकल के रियलिटी में आके इंडिया के लिए कुछ करो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉक्स विद विवेक रनियाल और मैं हूं विवेक शर्मा। आज हमारे साथ एक बहुत ही विशेष गेस्ट मौजूद हैं। वे ओलंपियन दीपांकर भट्टाचार्य बैडमिंटन एकेडमी के हेड कोच हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी कोच हैं। हम स्वागत करते हैं भास्कर मुखर्जी सर का, जिन्होंने भारतीय बैडमिंटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम उनसे बैडमिंटन के क्षेत्र में उनकी यात्रा और अनुभव के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम उनसे बात करें, आइए भारत के बैडमिंटन की यात्रा पर एक नजर डालते हैं। भारत में बैडमिंटन ने पिछले कुछ वर्षों में असाधारण प्रगति करी है। प्रकाश पादुकोण से लेकर पीवी सिंधु तक भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इस सफलता के पीछे ऐसे समर्पित कोचों का हाथ है जैसे कि भास्कर मुखर्जी सर, जो युवाओं को ट्रेन कर कर उनको विश्व स्तर का प्लेयर बनाते हैं। भास्कर मुखर्जी सर केवल एक कोच नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस्ड अंतर्राष्ट्रीय कोच भी हैं, जिनके पास कई वर्षों का अनुभव। उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी है जो विश्व स्तर पर भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। ओलंपियन दीपांकर भट्टाचार्य बैडमिंटन एकेडमी में हेड कोच के तौर पर काम कर रहे हमारे आज के मुख्य गेस्ट भास्कर मुखर्जी जी। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। फ्रॉम प्लेयर टू अ कोच, अब आप हेड कोच हैं। ये आपकी जर्नी कैसी रही, थोड़ा अपने बारे में बताइए प्लीज। देखिए बेसिकली हम लोग भी एक छोटे से एरिया से बिलोंग करते हैं। वेस्ट बंगाल का एक पार्ट है जलपाईगुड़ी बोल के। तो ये पार्ट से हम लोग का जो एकेडमी चालू हुआ था 1998 में 1988 में। उस एकेडमी में हम लोग जब एकदम छोटे थे तब खेलने जाते थे एकेडमी। वही पहले एकेडमी था ये जलपाईगुड़ी में। तो ये एकेडमी में जाते जाते उसके बाद हम लोग स्टेट लेवल खेले हैं, नेशनल लेवल तक कुछ पार्टिसिपेशन किए हैं। तो ये था एज ए प्लेयर का जर्नी। उसके बाद जब एज ए बैडमिंटन लवर में भी कोई सेम एकेडमी में जाता था कोई बच्चों को सिखाने के लिए, ऐसे मेरे कोचिंग करियर भी चालू हुआ था। और कोचिंग कैरियर से हेड कोच का बनने का सफर सर, ये कैसा रहा, थोड़ा इसके बारे में आप प्रकाश डालिए। बेसिकली
मैं जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के साथ जुड़ा था पहले। तो इधर थोड़ा सा थोड़ा बहुत बच्चों को सिखाता था। इसके बाद और भी 2-3 जगह में एज ए जूनियर कोच मैंने काम किया। इसके बाद मैं 2011-12 एज ए नेपाल जूनियर कोच का, मतलब नेपाल से जो लोग जूनियर इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं, इन लोगों को कोचिंग कराने के लिए हम लोग को बुलाया गया था नेपाल में। इसके चलते हम लोग 2 साल उधर थे। उसके बाद मैंने सिलेक्ट हुआ था एज ए, हम लोग का इधर एक शाही का एकेडमी, अभी शाही हो गया है वो एकेडमी। तो इस एकेडमी में हम लोग एज ए गवर्नमेंट कोच इधर एम्प्लॉयड थे। कुछ टाइम मैंने टाउन क्लब बोल के जलपाईगुड़ी का एक क्लब है, उसमें भी कोचिंग करा है। उसके बाद मैंने जालंधर में एज ए हेड कोच ज्वाइन किया था, दीपंकर सर के अंडर में, ओलंपियन दीपंकर भट्टाचार्य जी के अंडर में। तो इधर मैं 5 साल था। अभी मैं जालंधर ये करके अभी आसाम का साइड हम लोग मूव कर रहे हैं। दीपंकर सर का एकेडमी और भी आसाम में होने के कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं, जो टाई अप कर रहे हैं हम लोग एकेडमी से। अभी बॉम्बे का भी एकेडमी चालू हो गया है एक, अभी आसाम में भी और कुछ एकेडमी हम लोग चालू करने का कोशिश कर रहे हैं। ओके। दोस्तों, आपको बता दूं, ओलंपियन दीपांकर भट्टाचार्य एकेडमी उन शख्स की एकेडमी है जिन्होंने भारत को 2 बार ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया, 1992 और 1996 में, और भारत के वो नेशनल में 3 बार लगातार गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। सर, आपसे पहला क्वेश्चन है कि आप किसी भी बिगनर में क्या फंडामेंटल स्किल्स हैं जो होने ही चाहिए ताकि वो बैडमिंटन में आगे अच्छा एक भविष्य बना सके? देखिए, बेसिकली अभी सभी बोलते हैं जो बैडमिंटन क्विक लर्निंग गेम है। एज पर मेरे एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट मेरे 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूं, जो बैडमिंटन इज ए लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस गेम। इट्स ऑलमोस्ट टेक एज ए बिगिनर टू नेशनल और इंटरनेशनल लेवल, इट विल टेक ऑलमोस्ट 8 to 10 years। तो 8 to 10 years में आपको प्रैक्टिस करके आप लोग उतना तक जा सकते हैं। लेकिन एक बिगिनर्स जब आते हैं, बिगिनर्स को बेसिकली जो सिखाना चाहिए, जैसे ग्रिपिंग हो गया, ग्रिपिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक स्ट्रोक उनको आना चाहिए सही से, और उनको सही से फुटवर्क सिखाना चाहिए, और एज ए फन उसको गेम खिलाना चाहिए, ना कि एज ए स्कूल का तरफ से। जैसे हम लोग पढ़ाई में अभी बच्चों में बहुत लोड है, इस टाइप में हम लोग को गेम में नहीं आना चाहिए। एज ए फन उनको खेलने देना चाहिए, तभी बच्चों में इंटरेस्ट आएगा, तभी बच्चों में ऊपर जाने का क्षमता होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और सर, आजकल के जो बिगनर्स हैं, आपको क्या लगता है वो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं और उन मिस्टेक्स को करेक्ट कैसे किया जाए? बेसिकली अभी जो चलते हैं हम लोग, एक मतलब मैं बेसिकली एक पर्सनली छोटा सा व्यू देता हूं। हम लोग बच्चों को इकट्ठा करके बैठाते हैं, बैठा के पूछते हैं जो आपने कौन कौन है जो कार्टून नहीं देखते हैं, किसी ने हाथ ऊपर नहीं करते हैं। तो उसके बाद हम लोग पूछते हैं जो आप लोग कौन कौन कार्टून देखते हो, तो सभी ने हाथ ऊपर करते हैं। तो कार्टून एक अनरियलिस्टिक चीज है। हम लोग को ये जो गेम है ये रियलिटी में होते हैं। इसके चलते हम लोग बोलते हैं जो आप लोग अनरियलिटी जो सोचते हो ये मत करो। जो आप लोग को जितना तक होते हैं एक ही चीज को प्रैक्टिस करते जाओ, आप लोग को एक दिन ना एक दिन चीज हो जाएगा। बेसिक हम लोग देखते हैं जैसे ग्रीप हो गया, बच्चे लोग बड़ा कॉमन मिस्टेक है ग्रीप। इवन आप अगर नेशनल अंडर 19 तक भी चले जाओ, बहुत बच्चे को देखोगे जिसका ग्रिप
सही नहीं है आज के दिन में। तो ये एक कॉमन मिस्टेक छोटा से चालू हो जाते हैं जो लास्ट में रेक्टिफाई नहीं होते हैं। तो इसको एकदम बेसिक्स हर बच्चे को, जो भी कोच है हर बच्चे को हर 2-3 मिनट में बोलना चाहिए जो आपका ग्रिप सही करो, आप सही रैकेट पकड़ो, आप सही तरीका से मारो। ये बेसिक चीज है और इसके ऊपर ही बैडमिंटन डिपेंडेंट है अभी भी। ओके। और सर आपको कैसे लगता है जो प्लेयर आपके पास आ रहा है जिसको 5 6 7 साल की ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए पोटेंशियल प्लेयर है जो भारत को आगे जाके रिप्रेजेंट कर सकता है? देखिए, जो मैंने बहुत एकेडमी ज्वाइन भी किए हैं, एक इंडिया में एक कॉमन चीज है, जो आज मैं कोई टूर्नामेंट हार गया तो अगले दिन मैं खेलने आऊं, आके कोच को बोलूं जो ये ठीक क्यों नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ये छोड़ के मैं टूर्नामेंट में विन हो गया, मैं चैंपियन बन गया, और टूर्नामेंट में मैं हार गया, अगले दिन अगर आप आते हो तो अगले दिन सेम प्रैक्टिस, सेम शेड्यूल आपको चलना चाहिए। आपको कॉन्स्टेंट, मतलब एक कॉन्स्टेंसी बजाय रखना चाहिए प्रैक्टिस के बारे में। वो विन हो गया, लूज हो गया, दैट डज नॉट मैटर। यू वांट टू से कि एक प्लेयर जो कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है वो मोटिवेट है या डीमोटिवेट है, वो अगर वो कोर्ट में आ रहा है पसीना बहा रहा है तो एक अच्छा प्लेयर बन सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? कोई भी प्ले, मतलब अगर उनको सही तरीका से गाइड किया जाए, कोई भी पर्सन अच्छा प्लेयर बन सकता है। हाँ, क्योंकि सभी में सिंपल सा पोटेंशियल होते हैं। और हम लोग बोलते इंडियन का एक खास चीज होते हैं, इंडियन का माइंड शार्प होते हैं। माइंड का जो कैलकुलेशन पावर होते हैं बैडमिंटन में बहुत कम टाइम मिलते हैं आपको जज करने के लिए। ये जो पावर होते हैं ये इंडियन जो ओरिजिन है, ये इंडियन ओरिजिन में बहुत अच्छे तरह से मिलते हैं। तो इंडिया से बहुत पोटेंशियल है बहुत आगे जाने के लिए ये गेम में। ग्रेट ग्रेट। सर जब आपने गेम शुरू करा, मुझे लगता है जब आप आज से 28 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो आपके पास भी इंडोर स्टेडियम नहीं होगा, इंडोर कोर्ट भी नहीं होगा। हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी एट दैट टाइम? सर, बेसिकली पहले हम लोग, मैं तब क्लास 3-4 में पढ़ता था, तो हम लोग आउटडोर में ही बेसिकली खेलते थे पहले। तो और बेसिकली विंड को ब्लॉक करने के लिए हम लोग पहले साइड में कुछ, जैसे अभी पॉलिथीन का चीज लगाया साइड में, उसमें थोड़ा सा विंड को हम लोग मतलब रेजिस्ट करने की कोशिश करते थे। उसके बाद 1988 में हम लोग का एक पास में कॉलेज है, उनका इंडोर स्टेडियम बना था। तब सीमेंटेड कोर्ट था, उसमें से हम लोग का जर्नी बेसिकली चालू हुआ। और सर मैं बेसिकली जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, और वहां से एक कठुआ डिस्ट्रिक्ट है जिसको एंट्रेंस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल प्लेयर्स हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बट स्टिल वी डोंट हैव एनी इंडोर स्टेडियम या इंडोर कोर्ट। एक डिग्री कॉलेज में है, बट हम बहुत सारे बच्चे वहां पे जा नहीं पाते। तो आप अपनी जर्नी से थोड़ा बताएंगे कि इंडोर स्टेडियम, इंडोर कोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेयर के लिए, ताकि वो देश को रिप्रेजेंट कर सके? सर बेसिकली इंडोर कोर्ट नाउ फॉर बैडमिंटन इज नेसेसरी। आउटडोर कोर्ट में आपको जो शटल का फ्लाइट होते हैं, और इंडोर कोर्ट में जो शटल का फ्लाइट होते हैं, आप एक मिट्टी का जो कोर्ट बनते हैं उसको आप फुल्ली कवर अप करके इंडोर स्टेडियम जैसे आप बना सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो फ्लाइट होते हैं शटल का, शटल आने जाने का जो फ्लाइट होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। जब आप इंडोर स्टेडियम जो फुल कॉम्पैक्ट होता है उसमें शटल का फ्लाइट डिफरेंस होते हैं। ये डिफरेंस अगर मतलब नहीं ये किया जाए
तो बाकी का चीज सही होते हैं, लेकिन इंडोर स्टेडियम होना बड़ा जरूरी है आज का दिन में, मुझे जो लगता है। मतलब अभी खेलो इंडिया गेम्स हो रही हैं, हम चाह रहे हैं कि गांव के लड़के, गांव के बच्चे आगे आए। पर अगर प्रैक्टिस के लिए हम उनको प्लेटफॉर्म नहीं देंगे तो हम आगे जाने तक उनका रास्ता प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। सर, बेसिकली अभी जो कुछ पीएम योजना है, जिसमें से हम लोग इंडोर स्टेडियम भी बना सकते हैं। अगर कोई स्कूल का साथ किसी ने टाई अप कर लिए है, तो हम लोग इंडोर स्टेडियम बना सकते हैं। और इसके ऑलमोस्ट 65% अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को ऊपर बेयर करते हैं, और बाकी जो अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत एक बड़ा परसेंटेज यूज करते हैं। सिर्फ इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं बोल रहा हूं, अगले 4 से 5 साल में उड़ीसा बैडमिंटन में सबसे ऊपर आ जाएगा। हम लोग ओके। अभी भी जानते हैं, जो बेंगलोर प्रकाश सर के लिए, हैदराबाद गोपी सर के लिए जानते हैं, लेकिन अगले 5 साल में उड़ीसा सबसे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए है। हर ब्लॉक में एक मिनिमम 6 कोर्ट का बैडमिंटन स्टेडियम होना जरूरी है। ऑलमोस्ट उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है, अभी सिर्फ इसको ओपन करने का बाकी है। तो जो अभी सेंट्रल से बहुत सारा स्कीम है खेलने के ऊपर में, जो हम लोग यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने के लिए कुछ बंदे को जरूरत पड़ते हैं, जो ग्रेट। थोड़ा सा पीछे लगे रहे, हो जाता है इसमें अभी भी। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ सर जो आपने बताया, और इस पे मैं भी चाहूंगा कि हम सारे यूथ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं हम बात करें, और ये इनिशिएटिव से हम ये सारे कोर्ट्स वगैरह इंडोर यहाँ पे लाए। जरूर सेकेंडली जरूर। सर, प्लेयर्स खेलते हैं बट इंजरी सबसे बड़ा एक चैलेंज है। वो आर्म की इंजरी है, वो रिस्ट की इंजरी है, या हमारे लेग्स की इंजरी है। तो इंजरी से कैसा बचा जाए बैडमिंटन में? सर, बेसिक बेसिक 3 चीज बताता हूं। अभी बैडमिंटन में इंजरी जो हो गया है, एक नंबर बैडमिंटन, आप अगर 2 घंटा फुल फ्लेजेड बैडमिंटन खेल रहे हो, तो इस इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट, मैं सिंपल सा कैलोरी का हिसाब दे देता हूं, 3000 कैलोरी का ऊपर डाइट चाहिए। अगर कोई बच्चे 2 घंटा बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो उसको 3000 कैलोरी का ऊपर डाइट चाहिए। अगर डाइट प्रॉपर नहीं है, तो लिगामेंट इंजरी सबसे पहले आएगा। जो एक बच्चा का अगर वेट 50 किलो है, मैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन के साइड में बोल देता हूं। अगर एक बच्चे का वेट 50 किलो है, तो उसको 50 + 20, उसका वेट का हाफ 25 मीन्स 75 ग्राम प्रोटीन उसको इनटेक होना ही चाहिए। ये चीज हमको इंजरी से बचाता है, ओके। क्योंकि हम लोग का जो जितना भी इंडियंस है, इंडियंस का जो मसल स्ट्रक्चर है, मसल स्ट्रक्चर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा व्हाइट फाइबर देखते हैं। तो हम लोग का अंदर में रेड फाइबर बहुत कम मिलते हैं देखने के लिए, इसलिए हम लोग का इंडियन का इंजरी सबसे ज्यादा होते हैं। जो रेड फाइबर वाले जो जोन होते हैं, उनका इंजरी बहुत कम होते हैं। लेकिन हम लोग का जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में नेचुरली व्हाइट फाइबर ही देखने के मिलते हैं इंडिया में। और आपने बोले हैं रिस्ट इंजरी। रिस्ट इंजरी का बेसिक जो चीज होते हैं, हम लोग बैडमिंटन में जितना भी रेस्पेक्टेड कोच है, अभी भी हम लोग थोड़ा सा बैडमिंटन में वर्ल्ड लेवल से पीछे है, क्योंकि बैडमिंटन में अभी जो चीज चल रहे हैं उससे थोड़ा सा पीछे है हम लोग। ऑलमोस्ट 2024 है, हम लोग का जो बैडमिंटन सिखाने का मतलब तरीका है, नेचर है, वो ऑलमोस्ट 2010-2012 का है। मतलब हम लोग इंडिया
10 से 12 साल पीछे चल रहे हैं वर्ल्ड बैडमिंटन से। हम लोग का बैडमिंटन में अभी जो चीज चले आए होते हैं स्मॉल एक्शन, मतलब एक्शन बहुत छोटा होना चाहिए। अगर आपका एक्शन छोटे होते हैं, आपको पावर बहुत कम जनरेट करना पड़ते हैं, आपको इंजरी का चांसेस बहुत कम होते हैं। आप नेचुरली देखते हैं शोल्डर इंजरी, ये कॉमन इंजरी है बैडमिंटन का। ये हम लोग जो बचपन से सीख के आते हैं, जो ऐसे टॉस मारना चाहिए, ऐसे ड्रॉप मारना चाहिए, इससे थोड़ा सा एडवांस अभी जो टेक्निक चल रहे हैं उसमें अगर आ जाए कोई भी बच्चे, कोई भी प्लेयर, उसको विद इन 3 मंथ्स में उसका शोल्डर इंजरी ठीक हो जाएगा। इंजरी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नी इंजरी। ये भी बहुत कॉमन इंजरी है, नी इंजरी। नी इंजरी में हम लोग देखते हैं 99% एसीएल टीयर हम लोग को बैडमिंटन में देखने मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो हम लोग अगर हैंडेड है, राइट हैंडेड प्लेयर है, तो हम लोग का पहले नी इंजरी चालू होता है लेफ्ट साइड का नी से, नेचुरली देखने के जो मिलते हैं इंडियन लेवल पे। तो इसका बेसिक कारण होता है जो हम लोग जो खेलने का पहले वार्म अप करते हैं, वो वार्म अप हम लोग का प्रॉपर नहीं हुआ। अगर उतना प्रॉपर हम लोग वार्म अप करते हैं, करने के बाद अगर खेलते हैं, खेलने के बाद सही से कूल डाउन करके जाते हैं, तो इंजरी होने का 98% चांस कम हो जाते हैं। और इसके साथ थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए। अगर एकदम छोटे बच्चे हैं और कुछ नहीं होगा तो उनको बोलना आप आराम से वॉक करते करते स्टेयर्स के ऊपर चढ़ो, स्टेयर्स से उतरो, ये सिंपल हो जाता है। जो बड़े बच्चे हैं उसको जैसे हम लोग बोलते हैं स्क्वाट स्क्वाट करो, फ्री हैंड, पहले फ्री हैंड से चालू करना चाहिए, उसके ऊपर वेट्स में जाना चाहिए। तो ये इंजरी प्रिवेंट करते हैं। ताकि हमारे हैमस्ट्रिंग्स वगैरह स्ट्रांग हो जाएं और वो बॉडी को जब बॉडी का वेट पड़े वो प्रॉपरली उसको एडजस्ट कर सके। एडजस्ट कर सकते हैं। जी। जी सर, जैसे आपने डाइट के बारे में बताया, जब एक एथलीट खेलता है, उससे कोई उसकी मेन टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट से पहले और टूर्नामेंट के बाद उसकी क्या डाइट होनी चाहिए बेसिकली? सर बेसिकली हम लोग का जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन में टूर्नामेंट, ऑफ टूर्नामेंट, सीजन बेसिकली बोल के कुछ नहीं होता। अब अभी जो वर्ल्ड लेवल में है, वर्ल्ड लेवल में 12 महीने टूर्नामेंट चलते हैं। तो इसका इसका चलते हम लोग को एक पर्टिकुलर डाइट रहना चाहिए। डाइट में हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मेन फोकस रहना चाहिए, ये सही रहना चाहिए। इसके साथ हम लोग को प्रोटीन इंटेक सही रहना चाहिए। ये अगर कार्ब्स आपको नहीं रहेगा बॉडी में तो आप लेथार्जिक फील करोगे, आप कोर्ट में जाके सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। अगर आपको प्रोटीन नहीं इंटेक होगा डाइट में तो आपको इंजरी जल्दी आएगा। क्योंकि एक हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं और एक टूर्नामेंट का मैच में थोड़ा सा अंतर होते हैं। टूर्नामेंट का मैच में हम लोग का 100% देना कोशिश करते हैं, देने के लिए कोशिश करते हैं 100%। तो इसका चलते हम लोग को मूवमेंट और थोड़ा फास्ट करना पड़ता है, तो इंजरी होने का बड़ा चांसेस होता है। तो टूर्नामेंट में डाइट थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। एज पर माई कैलकुलेशन टूर्नामेंट में थोड़ा सा डाइट बढ़ा देना चाहिए। जो इनटेक आप रेगुलर कर रहे हैं उससे थोड़ा सा डाइट बढ़ा देना चाहिए। ओके। और सर, आपका जूनियर्स जो प्लेयर्स हैं, जो नया प्लेयर आपके पास आ रहा है, 4 5 या फोर्थ फिफ्थ में पढ़ रहा है, जो भी आपके पास न्यू यंगस्टर्स आते हैं, और जो एक्सपीरियंस सीनियर एथलीट है, आप उनकी डाइट कैसे मैनेज करते हैं और आप उनको डाइट प्लान क्या देते हैं? सर बेसिकली इंडिया में बेसिकली दो टाइप के डाइट चलते हैं। एक होते हैं राइस, सब्सटेंस होता है रोटी। एक बच्चे अगर 2 रोटी खाते हैं, मैं थोड़ा सा अच्छा तरह ये बोलता हूँ, 2 रोटी खाते हैं, उनको पेरेंट्स को हम लोग ट्रीट करते हैं जो आपको टास्क दिया गया है, आप लोग को होम टास्क दिया गया है, जो विद इन 7 डेज और विद इन 15 डेज आपको ये 2 रोटी को 3 रोटी में कन्वर्ट करना है।
ये आप लोग का टास्क है। तो और जो लोग राइस में हैं उसको भी सेम टारगेट देते हैं, जो थोड़ा सा इनटेक बढ़ाने के लिए बच्चे को, जो और बच्चे को एक बार बच्चे अगर इनटेक बढ़ना चालू हो गया कोई भी छोटे बच्चे को, उसके बाद से बच्चे का ग्रोइंग एज है उनको आराम से चले जाते हैं, उसका इनटेक ऑटोमेटिकली ग्राफ ऊपर ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन अगर कोई 16-17 साल का प्लेयर है, उनको मैंने आज इनटेक बढ़ाने के लिए बोलूंगा, वो ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट पे ऊपर चले जाते हैं। लेकिन सप्लीमेंट जो भी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, ये सप्लीमेंट बहुत ठीक नहीं है। सप्लीमेंट चल रहा है इंडियन मार्केट में, लेकिन सप्लीमेंट एज पर एफडीए गाइडलाइंस के वाइज सप्लीमेंट सब नहीं है। Okay. तो हम लोग को नेचुरल खाने से अगर वो चीज रिकवरी होते हैं तो सबसे वेल एंड गुड। नहीं तो हम लोग को जैसे जो अपर लेवल का बात बोल रहा हूं मैं, अपर प्लेयर का, इसके लिए हम लोग को जैसे मल्टीविटामिन का ये लेना पड़ता है अपर लेवल के लिए, ऐसे ही डाइट प्लान देते हैं हम लोग। ओके, मतलब एक प्लेयर नेचुरल डाइट लेके एक हेल्दी लाइफ के साथ और एक अपना हेल्दी प्रोफेशन आगे बढ़ा सकता है। जो आजकल जी, कहते हैं सिंथेटिक डाइट, वो लेने की जरूरत नहीं है। लेने के लिए जरूरत नहीं है। ओके सर, वन मोर थिंग, बीइंग अ अल्ट्रा मैराथन रनर, हमें जब लॉन्ग डिस्टेंस रनर करना होता है तो मेंटल आपको सबसे पहले पहले स्ट्रांग होना पड़ता है कि यार मैं 50 किलोमीटर भाग रहा हूँ, मैं 60 कर रहा हूँ, या मैं 70 मैं 80 किलोमीटर कर रहा हूँ। बीइंग अ कोच, आप जब किसी प्लेयर को ट्रेन करते हैं तो आप उसको मेंटली स्ट्रांग कैसे करते हैं? वो आपका बेसिक अप्रोच क्या रहती है? एक प्लेयर को दो चीज रियलाइज करना जरूरी होता है, जो मैं हार भी सकता हूं, ये मेरे को रियलाइज होना जरूरी होता है, और मेरे अंदर में कैपेसिटी है मैं जीत भी सकता हूं। ये चीज हम लोग रेगुलर हैमरिंग करके एक प्लेयर को दिमाग में बैठा देते हैं, जो ये दो चीज हम कर सकते हैं। और ये रेगुलर वाइज कोई भी कोच को हैमरिंग करना जरूरी होता है एक प्लेयर को, तब भी वो मेंटली स्ट्रांग हो जाए। अगर आप 50 किलोमीटर मैराथन रनिंग कर रहे हो, तो 50 किलोमीटर में अगर आप सिंपल रनिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा हैमरिंग करके आपको 2 किलो वेट एक्स्ट्रा दे दिए आपको, राइट। तो पहले 20 दिन आपको बड़ा परेशानी होगा। 50 किलोमीटर से वेरी बिग थिंग, जो बेसिकली टास्क फोर्स में जो रहते हैं, ये लोग ही करते हैं। एग्जैक्टली। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, जो 50 किलोमीटर में आपको अगर थोड़ा सा लोड बढ़ा दिया जाए आपका बॉडी का ऊपर, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे एक टाइम में आपको बॉडी को कॉप अप कर लेगा, बॉडी को हैबिट हो जाएगा। हम लोग भी जब कोई भी प्लेयर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, उसको थोड़ा सा लोड बढ़ा देते हैं और रेगुलर उसको हैमरिंग करके सिखाते हैं जो आप जीत सकते हो। ये होना बड़ा जरूरी होता है, जो आप जीत सकते हो। खेलने मैदान में आप जब उतरोगे, अगर आपने 100% दिए हो, आप जीत सकते हो। और एक एथलेटिक के लिए, कोई भी एथलेटिक्स है, उनके लिए चाहिए एक नंबर प्रॉपर डाइट, प्रॉपर प्रैक्टिस विथ प्रॉपर रेस्ट। ओके। आपको रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपने एक टूर्नामेंट में गए, उधर जाके बहुत दोस्त मिलते हैं टूर्नामेंट में, तो आपने सही से रेस्ट नहीं किए, तो आपका अगले दिन का परफॉर्मेंस में बड़ा ऊपर नीचे देखने के मिलते हैं। सर, आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे? डाइट, प्रैक्टिस और रेस्ट 24 आवर्स में प्लीज आप इसको स्प्लिट कर दें, इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर अस। अ, सर बेसिकली हम लोग प्रेफर करते हैं 4 to 5 टाइम डाइट, 4 to 5 टाइम्स डाइट। तो डाइट में आपको एक ही बार में ह्यूज खाना नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके लेते रहो। तो इसको आप जैसे से 8 o'clock अगर आपने डाइट लिए है, तो आप 11 o'clock फिर से डाइट ले लो।
फिर 1 o'clock डाइट ले लो, फिर 4 o'clock डाइट ले लो, फिर रात 8 o'clock डाइट ले लो। खेलने का टाइम पे भी आपको पढ़ाई भी बड़ा जरूरी है आज का इंडियन हिसाब से। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था सर, आप यहाँ पे ही आ नहीं गए। तो, और 2 नंबर है, अभी थोड़ा सा वर्ल्ड में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रहा है जो किसका मेथड सही है। तो एथलेटिक्स के लिए ना अभी वर्ल्ड में 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। जो जापान है वो लोग सोचते हैं जो हम लोग एक जो एथलेटिक होते हैं उनको हम तब तक नहीं उठाएंगे सुबह में जब तक उसका नींद पूरे ना हो जाए। ओके। उल्टा साइड से अगर इंडिया का बात करें, इंडिया में आप 90% जगह में देखेंगे जो सुबह 5 बजे से ग्राउंड सेशन होते हैं। आप एथलेटिक्स के कोई भी पार्ट में चले जाओ, लेकिन इसमें एक चीज में मैं ये देखता हूं, अभी रिसेंटली जो कनाडा एथलेटिक्स एसोसिएशन है वो लोग बोल रहे हैं जो रेस्ट पहले उसके बाद प्रैक्टिस। तो अभी भी वर्ल्ड में कनाडा एथलेटिक्स एसोसिएशन का सबसे ऊपर माने जाते हैं अभी भी, क्योंकि उनका रिसर्च थोड़ा सा लेट में आता है, लेकिन रिसर्च का जो मोटो होता है वो बड़ा अच्छा होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सुबह का प्रैक्टिस 6 बजे के बाद ही करना चाहिए। सुबह में जो भी आप जो भी फील्ड में हो, आप बैडमिंटन में हो, आप वॉलीबॉल में हो, आप एथलेटिक्स में हो, आप क्रिकेट प्लेयर हो, थोड़ा सा बाद में करना चाहिए आपको। 4 बजे से नहीं, आपको 6 बजे से चालू करना चाहिए। 6 बजे से आप 7 बजे, 7:30, 8 बजे तक प्रैक्टिस करो, उसके बाद आके डाइट लो, उसके बाद पढ़ाई करो, उसके बाद नेक्स्ट सेशन का रेडी होके नेक्स्ट सेशन में जाओ, फिर आके थोड़ा सा रेस्ट करो। रात को 8 बजे के अंदर में लास्ट डाइट ले लो, डिनर शुड बी कंप्लीट विद इन 8। ओके। उसके बाद 2 घंटा पढ़ाई करो, उसके बाद सोने जाओ। ऑसम इंफॉर्मेशन सर, मतलब सबसे बेस्ट है। जो मैं आपके पास पूछने वाला था, एजुकेशन और स्पोर्ट्स कैसे मैनेज करें, आपने एक ही सेंटेंस में सारी चीजें बता दी है। इट्स ऑसम। मतलब अभी पढ़ना बड़ा जरूरी चीज है बैडमिंटन के लिए, क्योंकि अगर आप ऊपर लेवल में खेलने जाते हैं, अगर आप इंटरनेशनल में आप वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 20 में जाते हैं, तब आपको पढ़ाई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो आप जो कैलकुलेशन आप बैडमिंटन में समझ नहीं पाएंगे। अगर आप वो वाला कैलकुलेशन नहीं समझ पाएंगे, मैच का कैलकुलेशन, तो ये बड़ा दिक्कत का बात होते हैं आज के दिन में। अगर आप अ, काल और परसों था ना ब्रायन म्यूनिक और बार्सिलोना का मैच, जी जी। तो ब्रायन म्यूनिक और बार्सिलोना का मैच में आपने कभी नोटिस किया है जो कोई भी टीम के पीछे, जो टीम हम लोग देखते बैठा रहते उसके पीछे भी एक सपोर्टेड चेयर में कुछ लोग बैठा रहते लैपटॉप लेके। तो इनका काम क्या है? इनका काम है जो नेक्स्ट 5 मिनट में जो होने जा रहा है, वो 5 मिनट पहले हम एआई का मदद से प्लेयर को दे दे जो अगले 5 मिनट में क्या होने जा रहा है। ओके। इसलिए एक बैकअप टीम आपका पीछे रहते हैं। बैडमिंटन में भी अभी जो टेक्नोलॉजी आ गया है, जो ये चीज समझने के लिए आपको पढ़ाई बड़ा जरूरी होता है, मैथ्स बड़ा जरूरी है बैडमिंटन में। नहीं तो आप लेंथ, इंची फिट का मेजरमेंट अगर आपको सही नहीं है तो आपको परफेक्शन नहीं होगा। इसीलिए पढ़ाई बड़ा जरूरी है, जो इवन भी आप गेम खेलो। इवन जो आप रैकेट के साथ शॉट कर रहे हैं, किस एंगल से आपको ड्रॉप करना है, कैसी स्ट्रोक होनी चाहिए, हाँ, जैसे हम सारे, वो कितना इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली। ये बहुत की पढ़ाई उतनी ही जरूरी है जितना खेल जरूरी है। एक प्लेयर का और एक कोच का रिश्ता कैसा रहता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है सिंपल भाषा में बोले, और वो कितना सपोर्ट करता है एक प्लेयर को। देखिए अभी रिश्ता प्लेयर के साथ कोच का एज ए फ्रेंड होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं भी मेरे स्टूडेंट को देखा,
घर में उनको डांटते हैं तो आके मुझे बोलते हैं जो सर मेरे को घर में डांटा, पर मैं समझाता हूँ जो आपको पेरेंट्स है वो आपको भलाई के लिए चीज बोल रहे हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं, तो आप उनका उनका पहले फॉलो करो, बाद में मेरे फॉलो करो। लेकिन क्योंकि कोई पेरेंट्स कोई बच्चों को बुराई नहीं चाहते हैं, तो नेचुरली स्पोर्ट्स में देखने मिलते हैं बच्चे आके कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स के बारे में, नेचुरली मिलते हैं। मतलब मैं 38 ईयर हो गया बैडमिंटन खेल के, नेचुरली बच्चे आके सभी बोलते हैं जो ये होता है, ये कंप्लेन है। तो बेसिकली एज ए फ्रेंड कोई भी स्टूडेंट के साथ, कोई भी एथलेटिक्स के साथ कोच को बात करना चाहिए, उसको जितना भी प्रॉब्लम है उसको सपोर्ट देना चाहिए। सर, एक अगर कोई फ्रेशर है तो क्या, जो एक नया बिगनर है तो क्या बेस्ट एज होगी बैडमिंटन गेम को शुरू करने के लिए? मेरे हिसाब से 5 to 6 year इज ए आइडियल एज फॉर बैडमिंटन और ओके। स्टार्टिंग एज ए बिगिनर। और आपको क्या लगता है इंडिया में यंग प्लेयर्स के लिए प्रोफेशनली बैडमिंटन में कैरियर बनाने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? देखिए प्रोफेशनली अभी इंडिया में बहुत सारा कोर्स बन रहे हैं। एक बैडमिंटन प्लेयर जब रिटायर्ड हो जाते हैं वो एज ए कोच ज्वाइन कर सकते हैं। नेचुरली कुछ सेक्टर है जिसमें बैडमिंटन एज ए बैडमिंटन प्लेयर का कोटा रहता है, जैसे आर्मी में भी एक कोटा रहते हैं बैडमिंटन प्लेयर का, बीएसएफ में भी एक कोटा रहते हैं, एफसीआई में अभी जस्ट रिक्रूट हुआ उसमें भी कोटा रहते हैं, सीएजी टैग जो ऑडिट करते हैं उनके भी एक बड़ा कोटे रहते हैं, हर साल उन लोग रिक्रूट करते हैं। आ, उसके चलते कुछ बैंक का सेक्टर है वो भी रिक्रूट करते हैं बैडमिंटन। सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट जो आता है वो है इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवेज बैडमिंटन प्लेयर को हर साल रिक्रूट करते हैं और ये बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है इनका। तो ये सब चीज में इजीली एक प्लेयर अप्लाई करके जा सकते हैं। और एज ए इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, उस अगर एक सीट के लिए 2000 कॉम्पिटिटर है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब में, स्पोर्ट्स कोटा में एक सीट के लिए 5 से 7 कैंडिडेट आपको अपोनेंट मिलते हैं। तो ये जगह में जाने के लिए एक चीज ठीक है, जो अगर आपने आपका पास सर्टिफिकेट है और आप 5 7 प्लेयर को हरा सकते हैं तो आपको आसानी से नौकरी मिल जाता है। ये आसान होता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब से ये मिलने के लिए। और अभी बहुत सारा कोर्सेस है, जैसे साई 6 वीक का एनआईएस कोर्स चलाते हैं, उसके बाद 1 ईयर का डिप्लोमा एनआईएस कोर्स चलाते हैं। इसमें भी स्थाई अच्छा खासा रिक्रूट करते हैं। बैडमिंटन कोर्स करने के बाद बीपीएड एमपीएड किसी ने पास कर लिया, कोई भी अभी जो प्राइवेट स्कूल है इनके बड़ा रिक्रूटमेंट रहते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो एज ए स्पोर्ट्स कैरियर में रिक्रूटमेंट होते हैं, थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कौन सा सेक्टर में होते हैं, कौन सा जगह से आपको आ सकता है, ये आपको देखना चाहिए। वन मोर थिंग सर, अच्छी एकेडमी क्या है, अच्छे कोच क्या है, अच्छा एटमॉस्फेयर क्या है, और एक ऐसी जगह कौन सी प्रॉपरली हो सकती है यहाँ एक प्लेयर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के साथ देश को रिप्रेजेंट कर सकता है? देखिए बेसिकली अच्छे कोच उनको ही बोला जाता है जो एक प्लेयर को एक लेवल से दूसरे लेवल तक उठाते हैं। मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं, जो अगर एक प्लेयर स्टेट चैंपियन होते हैं, उसको नेशनल चैंपियन का जो जर्नी होता है, ये अगर कोई कोच ने साथ दे के वो जर्नी पूरा करते हैं तो इनको हम लोग का हिसाब से अच्छे कोच ही माने जाते हैं। नहीं तो एक लेवल तक एटलीस्ट इंडिया में अगर आप सीनियर का बात करें तो इंडिया में सीनियर में अगर आप टॉप 10 में आ जाते हो
तो आप वर्ल्ड लेवल का रैंकिंग में अच्छे खासा एक रैंक एटलीस्ट 200 का नीचे आपको रैंक बन जाएगा। आपको पास वो कैपेबिलिटी है जो वर्ल्ड लेवल में, क्योंकि आज इंडिया का ऑलमोस्ट 140 का ऊपर 140 करोड़ का ऊपर पॉपुलेशन है, तो इसमें अगर आप टॉप 10 टॉप 20 में अगर आ जाते हो तो वर्ल्ड लेवल में आप टॉप 200 का अंदर भी हो। Okay. और एटमॉस्फेयर का बात बोले, जिसमें कोर्ट का साइड में बातें करने का जगह नहीं होगा, जो एकेडमी में, जो एकेडमी से गॉसिप का जगह नहीं होगा, वो एकेडमी आज का दिन में अच्छे ऊपर जाते हैं। बहुत सारा एकेडमी है जिसमें बच्चे जाते हैं, बातें करते हैं, चले आते हैं, कम खेलते हैं, बातें ज्यादा करते हैं। लेकिन एक एकेडमी में अगर आप 2 घंटा टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि पहले पहले पेरेंट्स के जो एकेडमी का पेमेंट होता है वो पेरेंट्स ही करते हैं, पेरेंट्स का हार्ड एंड सोल अर्निंग मनी है। अगर 2 घंटे के लिए आप प्रैक्टिस करने आते हो तो आप 2 घंटे प्रैक्टिस करके जाओ, तो उसमें उसके बाद आप गप्पे मार सकते हो, उसके बाद आप बातें कर सकते हो, उसके बाद आप फ्रेंड्स बना सकते हो। लेकिन जो आपका मोटो है, आपको मोटो से हटना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इवन सर, जो आपकी जालंधर की एकेडमी है, तो वो क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं यूथ को, प्लेयर्स को? सर जालंधर एकेडमी जो इनका सिक्स वुडन 6 सिंथेटिक कोर्ट है, इसका साथ वेल इक्विप्ड जिम है, उसके साथ योगा है, फिजियोथेरेपी है, अंदर पे रेस्टोरेंट बना हुआ है, हॉस्टल फैसिलिटी है, इवन अंदर में एक स्पोर्ट्स शॉप भी है। तो फैसिलिटी वाइज इट्स गुड। और अगर कोई बच्चा वहां पे जाता है तो आप हमें कुछ अब बता सकते हैं कि वहां पे पहुंचने के लिए हमें किसे कांटेक्ट करना पड़े, कि हम डायरेक्ट वहां पे जाके अपनी एनरोलमेंट या एडमिशन ले सके? सर मेरे जो नंबर है, मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करा करा सकते हैं बच्चे को। अगर आपका उस साइड से है, दूसरे भी जगह से है, इवन हम लोग का बॉम्बे का एकेडमी रनिंग हो गया है, बॉम्बे का एकेडमी भी सेम चीज में है। तो कोई भी जगह पे मेरे कांटेक्ट नंबर आप दे सकते हो। अगर मैं फोन नहीं पकड़ सकता हूँ तो मैं फिर जरूर गेट बैक कर लेता हूँ सभी को। तो इस चलते आपको एडमिशन और ये का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप जैसे जम्मू कश्मीर से है सर, जम्मू कश्मीर का नेचुरली मैंने कुछ प्लेयर देखे थे, नेचुरली प्लेयर भी अच्छा बनते हैं जम्मू कश्मीर से। कुछ प्लेयर बाहर भी खेल रहे हैं जम्मू कश्मीर का, कुछ प्लेयर बाहर भी खेल रहे हैं। और थोड़ा सा अगर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा आगे आ जाए तो कश्मीर में अच्छा ये हो सकता है, अच्छा चीज हो सकता है सर। आपको क्या लगता है, आपने बहुत सारे जम्मू के बच्चों को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को ट्रेन भी करा होगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि पोटेंशियल है, तो जम्मू कश्मीर आपके हिसाब से लैग क्या कर रहा है? क्या आप कुछ कोच भी यहाँ पे रिकमेंड कर सकती हैं जो है? सर जम्मू कश्मीर में मेरे जान पहचान में तौसीफ सर है, उनका पूरा नाम मैं अभी याद नहीं आ रहा है। तो तौसीफ तौसीफ सर साई में कोच है। तो ये जम्मू कश्मीर का अच्छा कोच है तौसीफ सर, क्योंकि इन और बहुत एक्सपीरियंस कोच है तौसीफ सर। ओके। और सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन है, जो नए बच्चे जो खेल चुके हैं और अगर वो कोच बनना चाहते हैं, या उनको आप क्या गाइड करेंगे और आप उनको क्या मैसेज देंगे? सर कोच बनने के लिए पहले जैसे 6 वीक एनआईएस का कोर्स होते हैं, ये आप कर सकते हैं, कोई भी बच्चे कर सकते हैं 6 वीक एनआईएस का कोर्स। उसका ऊपर होते हैं 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होते हैं। ये दो ही कोर्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मीन्स साई में होते हैं। इसका फॉर्म ऑनलाइन ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होते हैं। तो एज ए कोचिंग करियर वो भी इससे इसी से चालू कर सकते हैं, बेसिक कोचिंग करियर। और सर, सभी यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? सर यूथ को मैसेज देना चाहूंगा, जो मोबाइल फोन से निकल के
रियलिटी में आके कुछ करो, इंडिया के लिए कुछ करो। क्योंकि हम लोग का यूथ अभी एक सर्वे में देखा गया है, ऑलमोस्ट 65% यूथ आर एडिक्टेड ऑन मोबाइल ऑन इंडिया। तो इससे निकल के आना चाहिए कि हम वर्चुअल जिंदगी से निकल के रियलिस्टिक जिंदगी में आए और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करें और देश का नाम रोशन करें। भास्कर सर, इट वॉज अ फैबुलस पॉडकास्ट। पर्सनली बहुत कुछ नॉलेज मिली, क्या डाइट, क्या प्लेयर, क्या एज होनी चाहिए, कैसे हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं, आपने वो सारी चीज़ें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया सर टॉक्स विद विवेक रनियाल के साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट फैबुलस इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। मुझे लगता है सर ये इंफॉर्मेशन से जम्मू कश्मीर के नहीं पूरे इंडिया के लोगों को बहुत पॉजिटिव एक डायरेक्शन मिलेगी कि बैडमिंटन हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, आपको कैसे खेलना है, क्या पर्टिकुलर टाइम पे आपको करना है और एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है अगर आपको वर्ल्ड का नंबर 1 बनना है। थैंक यू सर, थैंक्स अ टन फॉर योर टाइम।